हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अध्याय 9, हमारी 9th क्लास का 9th चैप्टर। यहाँ हमारा बल तथा गति के नियम क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। शाबाश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इसमें लिख रखी है आपके चैप्टर के नाम में ही है कि बल क्या है। तो हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं बल क्या है, यानी कि फोर्स। देखिए, फोर्स को हम कैसे बताते हैं, बल को कैसे बताते हैं वो देखते हैं। आपने जब बचपन में क्या किया होगा, किसी भी चीज़ को खींचा होगा, आजकल भी खींचते हैं, या किसी चीज़ को धकेलते भी हैं हम, तो या तो खींचा जाए या धकेला जाए, ठीक है, या किसी चीज़ को घुमाया जाए, किसी चीज़ पर दबाव डाला जाए। तो हर एक चीज़ में हम क्या कर रहे होते हैं, बल लगा रहे हैं। चाहे वो किसी भी तरह का बल है, चाहे हमने क्या किया, खींचा, चाहे हमने उसको धकेला, चाहे किसी चीज़ पर दबाव लगाया, किसी चीज़ को ऊपर उठाया, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी बल के द्वारा की जाती हैं। तो बल क्या है? बल एक ऐसा कारक है, देखो इसको दो चीज़ों पर ही बताया जाता है, खींचने पर और धकेलने पर। तो बल एक ऐसा कारक है, एक ऐसा कारक जो किसी भी वस्तु की गति की जो अवस्था है उसको बदलता है। किसको बदलेगा? गति की अवस्था को, किसी वस्तु की गति की अवस्था को। अगर वो गति ही नहीं कर रहा तो गति कर देगा, यानी कि कोई चीज़ रुकी हुई है, हमने धक्का लगाया, हमने खींच लिया, वो चलना शुरू कर देगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो क्या कर रही है, गति कर रही है, तो अगर हमें उसको रोकना है, गति की अवस्थाएं बदलने का मतलब था या तो रोक रहे हैं हम उसको या चला रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, उसको या तो खींचेंगे या धक्का लगाकर, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो जब कभी भी किसी वस्तु की गति की जो मतलब अवस्था को अगर बदला जाता है, जिस कारक के द्वारा बदला जाता है, वो कारक क्या कहलाता है, आपका फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। तो क्या बताया मैंने आपको कि किसी वस्तु की किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने वाला कारक, वह कारक क्या कहलाता है, बल कहलाता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या करेगा वो, या तो वो क्या करता है, धकेलना, या फिर खींचना। या तो हम उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, या हम उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे। ये दो चीज़ें की जाती हैं, और ये दोनों ही चीज़ें जब की जाती हैं तब हमारा जो कारक लग रहा है, दैट इज फोर्स, उसको हम फोर्स बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्स। समझ में आया? तो बल क्या बताया मैंने, किसी भी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए जो कारक लगाया जाता है, जो कारक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये तो हो गया बल के बारे में। फोर्स हमें अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि बल होता कितने प्रकार का है, क्योंकि बल के प्रकार हो सकते हैं। तो बल को दो प्रकार से बताया जाता है। ये हमारा जो बल है, इसको दो प्रकार से बताया जाएगा। एक तो होता है हमारा संतुलित बल। कौन सा होगा? संतुलित बल, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, जो बैलेंस है, संतुलित है। दूसरा हमारा होगा इसका उल्टा, असंतुलित। क्या होगा? असंतुलित, जिसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, ये हो गया। संतुलित बल हो गया बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब असंतुलित हो गया। ये दो बल के जो हैं दो प्रकार हो चुके हैं। अब इन दोनों को अच्छे से देखते हैं कि ये दोनों प्रकार किस तरीके से बताते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, हम एक जमीन के ऊपर किसी भी बॉक्स को ले लेते हैं, किसी भी चीज को, चाहे वो टेबल के ऊपर बुक रख रखी है, चाहे वो कोई जमीन के ऊपर बॉक्स रख रखा है, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा गोला है जिसको आपको धकेलना है, ऐसे कोई भी चीज रख रखी है जमीन के ऊपर।
और आपने इस तरफ से एक बल लगाना शुरू कर दिया। हमने बल लगाया, ये बल लगा, एक वाला वो बल है जो लगेगा। अब इसके ऊपर, इस वस्तु के ऊपर, इस जो हमारा बॉक्स रखा होगा इसके ऊपर एक और बल लग रहा होगा। उसके बारे में आपको बता देता हूं। आपने घर्षण का नाम सुना है? घर्षण जिसको बोलते हैं जब दो चीजें एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल अच्छे सरफेस से टकराती हैं और बिल्कुल आपस में एक दूसरे के ऊपर चलने का प्रयास करती हैं, तब उनके बीच में घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। और उस घर्षण के अंदर लग रहे बल को बोला जाता है घर्षण बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घर्षण बल। जैसे अब जमीन के ऊपर ये बॉक्स इस तरफ बल लगाया गया, तो इसके नीचे जब ये जमीन के साथ कांटेक्ट में है हमारा बॉक्स, चाहे ये है वो, ये जमीन जब ये कांटेक्ट में है चलने की कोशिश तो करेगा, लेकिन नीचे वाली जो जमीन है उसकी चलने की स्थिति को बदलने की कोशिश करेगी, उसके पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। हमारी वस्तु चलना चाहती है उस तरफ और नीचे से फोर्स लगेगा उस तरफ, बल नीचे की तरफ उस तरफ लग जाता है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल हमेशा वस्तु की दिशा के अपोजिट लगता है, उसके हमेशा उल्टी दिशा में लगता है। अगर वस्तु लेफ्ट से राइट जाना चाहती है तो जो हमारा घर्षण बल है वो राइट से लेफ्ट लगेगा। जैसे इसमें घर्षण बल लगेगा पीछे की तरफ। तो कुछ ऐसा ही यहां पर होगा कि जो हमारा बल हमने एक लगाया और नीचे से घर्षण बल जो था वो लगा दूसरा बल। ये हमारा कौन सा बल लगा? घर्षण बल। मैंने नाम दे दिया 2। ठीक है, ये जो घर्षण बल लगा हमारा, ये घर्षण बल उल्टी दिशा में लगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? नाम में ही बैलेंस है, बैलेंस कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। जितना हमने लगाया उतना ही जमीन ने पीछे की तरफ लगा दिया। हमने लगाया 5 तो पीछे से भी लगा 5, 5 उस तरफ 5 उस तरफ, दोनों ही एक दूसरे के बराबर। और बराबर होते ही क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। तो हमने देखा कि अगर हमने 5 लगाया तो दूसरी तरफ से भी 5 लगा, और जिस वजह से वो क्या हो गया? संतुलित बल कहलाता है। क्या कहलाया? संतुलित बल कहलाया। ठीक है, एक और चीज जो आपको इसमें छोटी सी याद रखनी थी, बल में, बल एक सदिश राशि है। बल एक क्या है? सदिश राशि है। ये भी इसमें पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सदिश राशि है, यानी कि हमारा परिमाण के साथ, मतलब वैल्यू के साथ कि कितना फोर्स लगाया, 5, 10, 15, इस वैल्यू के साथ इसके अंदर एक दिशा भी होती है। क्योंकि जब कभी भी हम बल को लगाते हैं हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, एक दिशा में लगाते हैं। हम ऐसे धकेलें किसी चीज को तो उसकी एक दिशा होती है, हम किसी चीज को खींचेंगे तब भी उसकी एक दिशा होगी, किसी चीज के ऊपर दबाव लगाएंगे तो नीचे की तरफ उसकी दिशा होगी। तो एक दिशा के अकॉर्डिंग उसको लगाया जाता है, इसीलिए क्या कहलाती है? एक सदिश राशि कहलाती है। तो हमने लगाया बाएं से दाईं तरफ, दिशा बन गई, और घर्षण बल लगा दाएं से बाईं तरफ, दिशा बन गई। और दोनों के परिमाण बराबर थे, वैल्यू दोनों की सेम थी। अगर दोनों की वैल्यू सेम है यानी कि दोनों तरफ से बराबर लगाया गया, तब वो क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। वो वस्तु हिलेगी नहीं, वहीं पड़ी रहेगी, और वो बल कैसा कहलाएगा? आपका संतुलित बल कहलाता है। तो जब किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, गति की अवस्था में परिवर्तन ना हो, तो समझ जाना संतुलित बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? संतुलित। हमने जितना जोर लगाया वो उतना ही घर्षण बल लगता रहा, और हमारा बल जो था वो संतुलित बल बनता रहा। लेकिन इस घर्षण बल की एक टाइमिंग होती है, एक इसका समय अंतराल होता है, जिसके बाद ये नहीं लग सकता। मतलब जैसे इसमें अब यहां पर हमने एक और केस ले लिया, हमने उसमें और बल लगाया, हमने लगा दिया 10, घर्षण भी लग गया 10, तो घर्षण भी उतना ही लगा, घर्षण बल, और ये हमारा बल भी उतना ही लगा जितना हमने लगाया। ये हमारा उल्टी दिशा में लग गया, जितना लगाया उतना ही पीछे की तरफ लग गया। हमारा क्या हो गया? बैलेंस फोर्स हो गया, संतुलित बल हो गया। लेकिन जैसे ही हमने एक बार और उसके ऊपर बल लगाया, हमने लगा दिया उसके ऊपर 15, कि हमने 15 से एक बल लगा दिया, 15 कर दिया, 5 से 10 गए, 10 से 15। बताएंगे 15 है क्या, इसकी किस तरीके से यूनिट बनती है, किस तरीके की इकाई है इनकी। जैसे लेंथ को बोला जाता है ना कि माप दिया मीटर में, तो उसी तरीके से बल को भी देखेंगे। तो हमने बल लगाया 15, लेकिन घर्षण बल लग सकता था सिर्फ 10 तक।
इसके वजन के अकॉर्डिंग घर्षण बल लग सकता था 10 तक। तो हमारा जो ये बल है ये ज्यादा हो गया घर्षण बल से। किससे? घर्षण बल से। और जैसे ही ज्यादा हुआ तो कितना लगा हमारा? 15 माइनस 10 यानी कि 5। तो उस 5 की वजह से ये इस दिशा में चलना शुरू कर देगी। चाहे घर्षण बल पीछे लग रहा था लेकिन ये उस दिशा में चलना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बल लगा वो लगा असंतुलित बल। तो यही क्या कहलाता है? आपका असंतुलित बल कहलाता है। जब किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है तो जिस दिशा में बल लगाया जाता है अगर उसी दिशा में उससे उल्टी दिशा में उतना ही बल लगाया जाए तब वो कहलाता है संतुलित बल, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा कंप्रेस हो गया। जैसे हम देखते हैं किसी गुब्बारे के ऊपर हम अच्छे से बिल्कुल दोनों तरफ से बल लगाते हैं उसको दबाने के लिए, लेकिन जितना इस तरफ से लगाते हैं उतना ही उस तरफ से वो बीच में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि इस तरफ हो गया उस तरफ हो गया। स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है, स्प्रिंग को दबाया जाता है, स्प्रिंग के ऊपर दोनों तरफ से लगाते हैं, लेकिन अगर एक तरफ से लगा दिया दूसरी तरफ से खुल जाएगा, एक तरफ से सिकुड़ता चला जाता है। तो जब दोनों तरफ से बराबर बल लगा है तो संतुलित बल, और जब एक तरफ का ज्यादा हो गया दूसरी तरफ का कम तो उसको बोला जाता है असंतुलित बल। और यहाँ से आपको एक गजब की बात क्या पता चली कि कोई भी वस्तु तभी गति कर सकती है, तभी वो विराम अवस्था से मोशन में गति में जा सकती है जब एक क्या लग रहा हो? असंतुलित बल लग रहा हो। तो यहाँ पर हमारा ये असंतुलित बल अगर लगेगा तो वो वस्तु चलना जरूर शुरू कर देगी। तो ये था बल के दो प्रकार के बारे में, संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। अब बल सारा कुछ हमने कर लिया कि बल क्या है। बल एक ऐसा कारक है जो किसी भी वस्तु की गति जो होती है उसकी अवस्था को बदलता है। अवस्था मतलब विराम अवस्था से वो चला सकता है, चलाने से वो विराम अवस्था में लेके आ सकता है। और फिर हमने देखा कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। अब हमें इस बल के आधार पर एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना है। एक अच्छे से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने हेडिंग डालनी है जो एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने। गैलीलियो के नाम से एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने बताया था, क्या बताया शाबाश, हेडिंग डालिएगा गैलीलियो। गैलीलियो का सिद्धांत लिख सकते हैं आप। उन्होंने क्या बताया ये देखते हैं। तो उन्होंने क्या बताया देखिए कि अगर हम क्या ले लेते हैं शाबाश, हमने क्या किया, हमने यहां पर कुछ इस तरीके से दोनों तरफ पट्टियां बना दी और सेम ढलान पर, जितने पर ये थी उतने पर ही ये थी, दोनों ही सेम पर बना दी। फिर हमने क्या देखा कि जब इस तरफ से एक बॉल को नीचे की तरफ भेजा गया, एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन कंडीशन इसकी क्या है कि इसके अंदर जो घर्षण बल है वो कम से कम लग रहा हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, बिल्कुल चिकना, जिसके ऊपर घर्षण बल बिल्कुल ना के बराबर लगे, तब ये कार्य होगा। तो जब किसी भी मान लिया वस्तु को या किसी गोले को जब ऊपर से कांच की गोली को फेंका जाता है या छोड़ दिया जाता है तो ये यहां से होता हुआ यहां से यहां तक जाएगी। फिर अगला देखा हमने, उसमें क्या किया, कुछ इस तरीके से देखा कि यहां से हमने उस गोली को छोड़ दिया, आते आते वो फिर चलना शुरू कर गई और यहां तक पहुंच गई। फिर हमने देखा यहां से हमने उसको छोड़ दिया, यहां से होती हुई वो यहां तक पहुंचती है, कुछ यहां तक। फिर हमने देखा लास्ट कि हमने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया, बिल्कुल सीधा, और यहां से उसको छोड़ दिया। ठीक है, तीनों केस चारों केस में देखिए क्या कहता है कि जब किसी भी जहां पर क्या ना लग रहा हो, हमारा घर्षण बल कम से कम लग रहा हो, तब हम अगर किसी गोली को छोड़ देते हैं किसी ढलान से तो
वो एक वेग प्राप्त कर लेती है। हमने लास्ट वाले चैप्टर में देखा वेग, एक गति तय करेगी कुछ समय अंतराल के बीच में और वो वेग प्राप्त कर लेती है, और जैसे ही यहाँ से आएगी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देगी, और वो जितनी हाइट से आई थी लगभग उतनी ही हाइट तक वो जाने का प्रयास करती है हर बार। कब? जब वो घर्षण ना के बराबर है। तो जितनी हाइट से हमने उसको ऊपर से छोड़ा उतनी ही हाइट से वो उसने क्या किया, इस तरफ आकर वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। फिर हमने अगले एक्सपेरिमेंट में देखा, यहां पर भी जितनी हाइट से छोड़ा गया वो बढ़ते बढ़ते, एक देखिए दूसरी तरफ, एक तरफ का ढलान सेम रखा, दूसरी तरफ का थोड़ा सा हमने और टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा करते गए। एक तरफ का सेम रखा लेकिन उसमें भी वो उतनी हाइट तक जाने का प्रयास करती रही, वहां तक गई। अगले में देखा जिसमें ढलान हमने और ज्यादा कर दी यहां पर, फिर भी वो वहीं तक जाने का प्रयास किया और वहीं तक गई। और जब हमने लास्ट के केस में क्या किया, जब हमने उस आगे वाले जो दूसरी पट्टी थी हमारी उसको बिल्कुल सीधा कर दिया, यानी कि बिल्कुल स्मूथली सीधा कर दिया, तब हमने देखा जितनी हाइट से वो आई थी वो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, यहाँ भी चलती जाएगी, यहाँ भी वो चलती जाएगी। क्यों? जब तक उसको वो हाइट ना मिल जाए जहां से वो आई थी, वो चलती ही जाएगी। कब? घर्षण ना के बराबर है, स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल चिकना सरफेस है, चिकना आपका वो सतह है। तो क्या हमने प्राप्त किया कि कोई भी चाहे वो वस्तु है, जितनी हाइट से उसको छोड़ा जाता है वो उतनी हाइट तक जाने का प्रयास करती है। कब? जब हमारा घर्षण ना के बराबर है। जैसे आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे ऐसे टॉय होते हैं जिसमें एक तरफ से गोली आती है, वो ऐसे ऐसे मूव करती रहती है कुछ इस तरीके से, उसके अंदर का अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है, बिल्कुल ही अगर उसके अंदर क्या हो, घर्षण ना हो, वो एक बार छोड़ दिया बार बार करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। क्यों? जितनी हाइट से आई उतनी हाइट से गई, इस साइड से आई उस साइड गई, इस साइड से आई उस साइड, तो दोनों तरफ वो ऐसे चलती रहती है। तो वो बताया गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट ने, गैलीलियो गैली नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। अब इन्हीं के आधार पर न्यूटन ने अपने नियमों का विस्तार पूर्वक अच्छे से उसने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। इसी के आधार पर उन्होंने जो हमारा गति का पहला नियम है उसको बताया कि गति का पहला नियम क्या है। तो अब हम देखते हैं, हेडिंग डालिएगा, गति का पहला नियम। आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट आए, न्यूटन ने बताया गति का पहला नियम क्या होता है, इसी के आधार पर उन्होंने बताया। अब कैसे बताया? उन्होंने ये बताया कि कोई भी वस्तु है अगर वो चल रही है तो चलती जाएगी। जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा कि ये यहां से चलना शुरू करती है, वेग प्राप्त करती है, चलती ही जाएगी स्मूथ सरफेस पे। और अगर वो रुकी हुई है, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, रुकी हुई है, यहां पर बिल्कुल रुकी हुई थी, पड़ी थी कोई चीज एक जगह पर, तो वो रुकी हुई रहेगी, तब तक रहेंगी ये दोनों अवस्थाएं। चलती है तो चलती रहेगी, रुकी हुई तो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक बाह्य बल बाहर से लगाया गया बल। और कौन सा बल? असंतुलित बल, क्योंकि चलाने का काम भी यही करता है, रोकने का भी काम यही करेगा, क्योंकि असंतुलित है। तो जब कोई वस्तु चल रही है, गति कर रही है, तो वो गतिशील रहेगी। अगर विराम अवस्था में है तो रेस्ट पर है, विराम अवस्था में रहेगी तब तक जब तक उस पर एक बाहर से बल ना लगाया जाए और वो बल क्या हो, असंतुलित बल, तब तक वो गति करती रहती है। तो क्या आया शाबाश, इसका सिद्धांत लिखेंगे हम। नियम पहला, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, किसमें? विरामावस्था में है, तो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि गति कर रही है
तो गतिशील रहेगी जब तक एक बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। कोई भी जो हमारी वस्तु हो गई वो क्या करेगी, गति करती रहेगी, या तो किस में रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी, या हमारी गतिशील रहती है। दोनों ही चीजें होती रहेंगी, या तो विराम अवस्था में रहेगी या गतिशील रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर क्या ना लगाया जाए, एक बाह्य बल ना लगाया जाए, जो असंतुलित बल ना लगाया जाए। जैसे ही वो लगाया, विराम अवस्था से वो गतिशील हो सकती है, गतिशील से वो विराम अवस्था में आ सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कहते हो कि सर हम कोई चीज को, जैसे ही मान लिया एक बॉल ले ली, एक बॉल को हमने फर्श पे डाल दिया, हमने उसको छोड़ दिया, हम देखते हैं कुछ समय के बाद जाकर वो बॉल रुक गई। हमने एक बुक को धकेला किसी मेज के ऊपर, तो वो भी कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है कि सर आपने तो कहा था कि वो जब चलती रहेगी तो चलती ही रहेगी, विराम अवस्था में पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी। विराम अवस्था को तो समझ में आ गया, लेकिन जब चलती है तो वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि जब आपने उसके ऊपर बल लगाया तो नीचे से उस फर्श ने उसके ऊपर एक और घर्षण बल भी लगा रखा है। उस घर्षण बल के कारण कहीं ना कहीं जाकर उसकी जो गति है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, और वो एक समय के बाद आकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इस वजह से अगर वो बल ना लगे, कोई बल नहीं लग रहा है बिल्कुल, अगर आप स्पेस में चले गए यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर, तो वहां पर अगर आप जितने वेग से, जितनी स्पीड से आप किसी चीज को छोड़ोगे, उतनी ही स्पीड से वो गति करती रहती है। जैसे हमारे सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट जो है हमारे, सैटेलाइट आपको पता होगा, जो हमारे चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं हमारी पृथ्वी के, और हमें जानकारियां देते रहते हैं मौसम की, सारी चीज़ों की। वो जो सैटेलाइट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं, लगातार गति करते जा रहे हैं। एक जब उनको छोड़ा गया था, वो आगे आप पढ़ोगे कैसे, उनको जब छोड़ा गया था उस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, तो वो लगाते रहते हैं, वो गतिशील रहते हैं, वो तब तक करते रहेंगे जब तक उनको बाह्य बल लगाकर रोका ना जाए। तो वही क्या कहता है, गति का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर रहेगी, चल रही है, चलती रहेगी, जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो ऐसा ही करती रहती है। और ये था आपका गति का पहला नियम। अब इस गति के पहले नियम के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिनको समझकर आपको पता चल जाएगा कि गति के पहले नियम को और क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। देखिए, आप कभी देखते हो कि जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, घोड़े पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है, तो जैसे ही घोड़ा एकदम चलने का प्रयास करता है, एकदम से चलेगा, तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। एकदम से पीछे की तरफ गिरना हमें महसूस होगा कि हम पीछे की तरफ गिरेंगे। और जब बिल्कुल तेजी से भाग रहा है घोड़ा और एकदम से रुक जाए, तो आप आगे की तरफ आपको लगेगा कि आप आगे की तरफ गिर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ये दोनों ही कंडीशन हमारी गति के पहले नियम के अकॉर्डिंग है। क्यों? देखिए, जब हम कहीं भी, मान लिया किसी भी सरफेस के ऊपर बैठे हैं, मान लिया हम किसी बस में बैठे हैं या किसी भी चीज में अगर हम बैठे हैं, अगर वो चल रही है या रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, और एकदम से उसने चलना शुरू कर दिया, इस तरफ से चलना शुरू कर दिया ऐसे, तो हम एकदम से क्या होगा, हम पीछे की तरफ ऐसे चले जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमें महसूस होगा हम पीछे की तरफ गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम, जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है वो किसके कांटेक्ट में है, उस बस, उस घोड़े या उस रेल जिसमें भी हम बैठे हैं उसके साथ कांटेक्ट में है, उसके साथ है। और जब नीचे वाला सरफेस चलना चाहेगा, नीचे वाला हिस्सा जब चलना चाहेगा, तो उसके साथ साथ हमारा जो हिस्सा उसके कांटेक्ट में है वो भी चलना शुरू कर देता है। लेकिन ऊपर वाले को नहीं पता, ऊपर वाला बिल्कुल अपनी विराम अवस्था में रहता है। नीचे वाले ने क्या कर लिया, गति कर ली, ऊपर वाला विराम अवस्था में, तो क्या होगा, ऊपर वाला वहीं रह जाएगा, नीचे वाला गति कर जाएगा और हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे। ये चीज थी। दूसरा हम देखते हैं,
जब हम कार में बैठे हैं, कार में बैठते ही ब्रेक लगे एकदम से और हम आगे की तरफ गिर गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो नीचे का हिस्सा है, जो हमारा जहाँ से हम बैठे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, उसके अंदर, कार के अंदर, वो हिस्सा हमारा उस कार के कॉन्टेक्ट में है, उस कार के साथ लगा हुआ है। जैसे ही कार ने एकदम चलते चलते ब्रेक लगाए, नीचे वाला हिस्सा भी क्या करेगा? ब्रेक के साथ रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अपने ही मजे में, धुन में ऊपर की तरफ अच्छे से जा रहा है, गति के साथ जा रहा है, लेकिन नीचे से एकदम ब्रेक लगे, ऊपर वाला हिस्सा गति करना चाहेगा, ऊपर वाला आगे की तरफ गया, नीचे वाला पीछे की तरफ ब्रेक लगे और वो एकदम से क्या महसूस हुआ? हम आगे की तरफ गिर गए। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, ये इसी वजह से होती हैं क्योंकि हमारा जो सरफेस है, हमारा जो एरिया है, जहाँ से हम टच में होते हैं दूसरी चीज़ के, उस एरिया के साथ, उस चीज़ के साथ हम या तो चलते रहते हैं, तो नीचे वाला हिस्सा चलता रहेगा, एकदम रुकने की कोशिश करेंगे, नीचे वाला रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो है उसको कुछ नहीं पता, अगर वो गति कर रहा है तो गति करता रहने की कोशिश करता है, और जब रेस्ट पे रहता है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है, विराम अवस्था में रहने की कोशिश करता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, या तो आगे की तरफ गिरते हैं या पीछे की तरफ। तीसरा, और मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब हम गाड़ी के अंदर, रेलगाड़ी के अंदर या बस के अंदर बिल्कुल धीमी धीमी चल रही है, हम एकदम से उतरने की कोशिश करते हैं, एकदम से उतरने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसके साथ साथ भागना पड़ता है। जैसे हम एकदम उतरे, हम उसके साथ साथ भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि उतरे और वहीं खड़े हो गए, खड़े होते ही क्या होगा? हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ हम उसके अंदर बैठे हैं, हमारा सारा शरीर उसके साथ साथ जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम नीचे उतर के एकदम से खड़ा होने की कोशिश करेंगे, हम आगे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा, जो हमारा सारा हिस्सा है, आगे की तरफ जाना चाह रहा था, हमने पीछे की तरफ फोर्स लगा दिया, आगे वाला बल ज्यादा था, असंतुलित बल हो गया, इसी वजह से हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, जैसे हम किसी कार के अंदर बैठे हैं और कार वाले ने एकदम से यू टर्न ले लिया, एकदम से उस कार को घुमा दिया, तो हम एकदम से, मान लिया इस तरफ जब घुमाते हैं, हम इस तरफ बल लगता है, हम उस तरफ गिरने की कोशिश करेंगे, इस तरफ से घुमा दिया, उस तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम सीधी रेखा में इस तरफ जा रहे थे अच्छे से, तो हमारा जो शरीर था वो उसके साथ साथ सीधी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कार ने अपना यू टर्न लिया, जैसे ही वो घूमने की कोशिश करती है, हमारा शरीर उसके साथ उसी समय घूम नहीं पाता है, हम उसी फ्लो में रहते हैं, उसी कंडीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें एक बल लगता है बाहर की तरफ, हम गिरने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। तो ये हो गए असंतुलित बल के कारण ये सारा कार्य हो रहा है। असंतुलित बल ही यहाँ पर एक मेन रोल निभाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो आपके होते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, बस वो आपको याद रखना है कि हम जब जिस चीज के साथ कांटेक्ट में थे, जुड़े हुए थे, बैठे हुए थे, तो वहां पर क्या बना, ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से उसके साथ साथ रहा? ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ साथ रहा? कई बार ऐसी कंडीशंस भी तो होती हैं कि कार ब्रेक लगाती है, हमारा ऊपर वाला शरीर नहीं जाता आगे की तरफ, हम सारे के सारे ही आगे की तरफ चले जाते हैं, और आगे की तरफ जाते ही गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक जड़त्व, उसका एक जड़त्व होता है, जड़त्व, आगे आप पढ़ोगे, लेकिन हम यहाँ पे बताया जाता है, एक जड़त्व होगा, एक उसका क्या होगा, वजन की वजह से, उसके द्रव्यमान की वजह से एक जड़त्व होता है, जिसके कारण वो वहीं बैठा रहना चाहता है, और जिसकी वजह से वो तो वहीं रहना चाहेगा, ऊपर वाला आगे की तरफ गिरना चाहेगा, और हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये था हमारा गति का पहला नियम, और गैलीलियो ने क्या बात बताई, उसी के आधार पर न्यूटन ने गति का पहला नियम दिया, और हमने पढ़ लिया बल के बारे में, बल क्या होता है और ये कितने प्रकार से बताया जाता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। होपफुली आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, जो कुछ मैंने आपको करवाया है। बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।